अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुज़ाकरात होंगे मगर शर्तों के बगैर। हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डट गई है। मुल्क में सियासी डेडलॉक में ब्रेक थ्रू होते होते रह गया है। पहले तो इमरान खान मुज़ाकरात पर बैठना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा हुकूमत से मुज़ाकरात करने की उनको ऑफ़र दी तो है, तो हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डट गई है। आज लीगी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसके बाद राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया से बात की और इमरान खान की मुज़ाकरात पर पेशकश के हवाले से उन्होंने क्या कहा, ये पहले देखिए। इमरान खान साहब संजीदा हैं तो उन्हें दो तीन बातें समझ आ जानी चाहिए। एक तो धमकियां, बोतान और गालियां और मजाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। दूसरे ये कि मजाकरात उनकी जरूरत है, हमारी नहीं है। तीसरे ये कि अगर वो ये समझते हैं या उनके बाद साथी कि पीडीएम, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और हमारे बाकी जो इत्तेहादी साथी हैं वो इलेक्शन से डरते हैं, तो ये खाम ख्याली इनिकाल दें। हमने को पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ना है। नाज़रीन, इमरान खान ने कल पंजाब के अपने पार्लिमानी लीडर से खिताब करके उन्हें एतमाद में लिया और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने असम्बलियाँ तहलील करने के इख्तियारात इमरान खान को दे दिए। जबकि आज KPK के पार्लिमानी लीडर से वर्चुअल खिताब करते हुए उन्हें भी एतमाद में लिया और इत्तेहादी हुकूमत पर एक मरतबा फिर से वाज़े किया कि वो इसी महीने में KPK और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं पंजाब और KP की। हम समझते हैं अब कि ये मुल्क की जरूरत है इलेक्शंस। तो हमें तो ये डर लगा हुआ है कि जब तक ये इलेक्शंस कॉल करेंगे तो वो मुल्क तो उधर पहुंच जाएगा जिधर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा उसके बाद। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो हैंडलर्स हैं जिन्होंने 7 महीने इनकी मदद की, और आपकी जरा स्टेटमेंट सुन लेना, मरियम की, खाकान अब्बासी की, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, इनके तो टीवी पे स्टेटमेंट्स हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो कभी नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो ही नहीं सकता है। तो क्या उनको ये नहीं पता कि मुल्क किधर जा रहा है? तो लिहाजा मुल्क में सियासी डेडलॉक बरकरार है। ना तो हुकूमत आगे बढ़कर दूरियां मिटाना चाहती है और ना ही तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटते हुए हुकूमत के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आती है। इमरान खान हर सूरत में इलेक्शंस चाहते हैं, जिसके लिए वो गुज़श्ता 8 महीनों से इत्तेहादी हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि हुकूमत अभी तक तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च, एहतजाज और असम्बलियों से निकलने के किसी भी दबाव में आकर इलेक्शन की तरफ फिलहाल जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इलेक्शन के मुतालबे पर हुकूमत का एक ही जवाब होता है कि होंगे, ज़रूर होंगे, अक्टूबर 2023 में होंगे। कल तक इमरान खान नई अस्करी क़यादत को मिल्लत और रियासत के माबैन एतमाद के फुकदान को ख़त्म करने की इस्तदा करते नजर आए, मगर जब कहीं से भी उन्हें इलेक्शन की तारीख नहीं मिली, यकीन दहानियाँ नहीं मिली, तो बिलाखिर अपना आखिरी कार्ड असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करके हुकूमत के साथ मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए खान साहब तैयार हो गए। ऐसे में अगर इमरान खान असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो क्या इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल में आ सकती है? बज़ाहिर तो हुकूमत ये दावे कर रही है कि तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील कर दे और वो इलेक्शन करा देंगे, मगर मौजूदा मौशी बहरान में 2 सूबों में इलेक्शन करवाना क्या ये दानिशमंदाना फ़ैसला होगा? क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो हैं ये मौजूदा डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़कर कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, या फिर डेडलॉक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, सबसे पहली जो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि आप हालात की नज़ाकत को भी समझते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मौजूदा हालात में इमरान खान साहब का दोनों सूबों में जहां उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी, KPK में भी, असम्बलियाँ तहलील करने की सोच या ये फैसला दुरुस्त है? ऐसी सिचुएशन में जब हुकूमत इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसके बाद पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस करवाने के लिए एक वक्त में तैयार नहीं है, तो क्या ये फैसला सोच दुरुस्त है शेख साहब? मैं समझता हूँ कि 8 महीने में 70 जलसों के खिताब और रैलियाँ और लॉन्ग मार्च के बाद सबसे ज़बरदस्त फ़ैसला ये है, अगर हम कौमी असम्बलियों से निकल आते हैं तो बाकी असम्बलियों में क्या चीज़ है जी? वहाँ कौन सा पीर फ़कीर बैठा हुआ है? अगर कौमी असम्बली से राजा रियाज ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है तो इस असम्बलियों की तरफ कौन देख रहा है? ये जो 77 वज़रा है जो VIP लॉन्च नहीं इस्तेमाल कर रहे, जो डिग्निटीज गेस्ट के लिए होता है गैर मुल्की, उस लॉन्च से जाते हैं, अवाम में जा नहीं सकते। और अभी उसने 10-15 दिन, 8-10 दिन हैं, इसमें इलेक्शन की तारीख तय कर लें, आगे थोड़ा सा चले जाएं, पीछे थोड़ा सा आ जाएं,
हारना तो उन्होंने है ही है। जितने इलेक्शन को वो देर करेंगे, मईशत तबाह हो रही है, कौमी सलामती, फौज का बहुत जबरदस्त फैसला है कि सियासत में हिस्सा नहीं लेना, जबरदस्त फैसला है। लेकिन मईशत कौमी सलामती का हिस्सा है। ये अवाम जो है सियासत से दूर हो सकती है, फौज अवाम से दूर नहीं हो सकती। और ये फौज कोई रॉयल फौज नहीं है, ये अवाम की फौज है, ये अजीम फौज है। कोई टीचर का बेटा है, कोई कंपाउंडर का बेटा है, कोई डॉक्टर का बेटा है, अब तो शेखों के बेटे भी फौज में चले गए। सो इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन। जितना लेट करना है कर लो, जो फड्डा करना है कर लो, जो रसवाई मोल लेनी है ले लो। बिल आखिर जो भी आप कदम उठाएंगे आपने आपके गले पड़ेगा। इमरान खान का ज़बरदस्त फैसला है, 8, 10, 12, 15 दिन दे देनी चाहिए। अगर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं तो जाएं, वरना शेख साहब आपने एक कदम आगे एक कदम पीछे हटने की बात की। कौन एक कदम आगे बढ़े, कौन एक कदम पीछे बढ़े? इमरान खान साहब अगर एक कदम पीछे हटते हैं, वो हुकूमत को देने के लिए तैयार क्या दे सकते हैं, क्या उनको ऑफर कर सकते हैं? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि अगर मुज़ाकरात करने ये शर्तों पे नहीं होते। एक आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुज़ाकरात आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी जरूरत हो सकती है, इस वक्त हमारी नहीं है। देखिए, ये बातें सुन सुन के लोगों के कान पक गए हैं। नई बात की जाए ना, नई बात यह है कि आगे या पीछे का मतलब यह है कि ईद से पहले कराने हैं या ईद के बाद कराने हैं, रमजान में कराने हैं या ईद के बाद कराने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हारना है, आपका सियासी कब्रिस्तान बनना है। और आप जिन सहारों पे अपने आप को बैसाखियों पे इलेक्शन में जाना चाहते हैं वो टूट चुकी हैं। और मुल्क जो है वो जिस बहरान से गुजर रहा है, आपका अगर उसको अंदाज़ा नहीं है तो बाकी सब लोगों को तो अंदाज़ा है जो उसमें से गुजर रहे हैं। जिन बैसाखियों की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज, ऐसी ही सोच इस वक्त जो पीडीएम इत्तेहाद है, हुकूमत है, उनकी आप लोगों के बारे में भी है। चलें, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो इलेक्शन हो जाने चाहिए। बिल्कुल सही, अब तो कोई मसला नहीं रह गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अब आप। तो देखे ना, इनका ख्याल था कि इमरान खान रुकावट बनेगा, इमरान खान किसी के मसले में, उसने आधे घंटे में समरी पास कर दी। आपकी भेजी हुई समरी आधे घंटे में पास हो गई। और उसने कहा कि आओ इलेक्शन की डेट पे बात करो। तो इसमें क्या क्या सियासतदान उनको कहे कि उसने बच्चों के हकीके पे बुलाना है, आपको इलेक्शन की डेट पे बुलाना है। इलेक्शन की डेट पे बैठे, बच्चों के खतने या हकीके का फंक्शन नहीं होता, इलेक्शन का सियासतदान का फंक्शन होता है। और इलेक्शन जो है होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात दुरुस्त है शेख साहब, मुज़ाकरात के दरवाजे सियासत में कभी भी बंद नहीं होते। आप एक सीनियर समझदार पॉलिटिशियन है, मुल्क की जो उतार चढ़ाव हैं शुरू से आपने देखे हैं। तो क्या आपने या आपसे किसी ने राब्ता किया या आपने आगे एक कदम बढ़कर किसी से बात करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से? ज़ाहिर है टेलीविजन पर तो सब एक दूसरे पर अपनी बाजी लेकर जाने की बात करते हैं, सबकत ले जाने की बात करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द कैमरा क्या आपकी किसी से बातचीत हुई, चल रही, कोई राब्ता किया आपने शेख साहब? मुझसे तो किसी का राब्ता नहीं है 8 महीने से। अच्छा। ना ही नए आने वाले चीफ को मेरे वाकिफ हैं। और लेकिन मेरे पास कल से ये इतलात हैं कि इस पर काम, बातचीत जो लोग पड़े हुए थे वो कल से शुरू हुई है। कल पहला दिन था, 3-4 दिन में देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। ये मैं आपको खबर दे सकता हूँ, कल से इस पर बातचीत हो रही है कि नए इलेक्शन की डेट्स को कुछ वो आगे बढ़ें, कुछ हम पीछे हटें और एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। मीडिएटर कौन है? हमारी नई जो फौजी क़यादत है, उनके थ्रू सारी ये बातचीत चल रही है या सियासतदानों के बीच में ये सारे मामलात चल रहे हैं? फौज ने तो फैसला किया है। देखें, आप वो सवाल किया करें ना जिस पे मेंबर जो है एक तो झूठ ना बोले और सच्चा आपको जवाब दे। जी। मैं अल्फाज के इस्तेमाल में दुआ और दगा में एक नुक्ते का फ़र्क होता है। जी। मेरी सारी सियासत अल्फाज के अच्छे इस्तेमाल पर मुनहसर होती है। मैंने आपको पहली दफ़ा एक चैनल पे ये खबर दी है कि कल से इलेक्शन की तरफ गाड़ी का रुख हुआ है। वो 4 दिन लेते हैं, 5 दिन लेते हैं, 10 दिन लेते हैं, 2 हफ्तों से ज़्यादा या 12 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा।
होते हैं या नहीं होते, फिर असम्बलियां वो डिसॉल्व करेगा इमरान खान। ठीक है, अगर असम्बलियां डिसॉल्व कर देते हैं और हुकूमत पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं होती और सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शंस हो जाते हैं जिनमें ऑलरेडी आप लोगों की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, दोबारा इलेक्शंस के नतीजे में भी हुकूमत बन जाती है, पंजाब में भी बन जाती है इमरान खान साहब की, KPK में भी हुकूमत बन जाती है, व्हाट नेक्स्ट? हुकूमत तो अभी भी कर रहे हैं, मसला तो सारे मरकज में इलेक्शंस का है ना। मैशत का जो मामला ज़ाहिर है जुड़ा हुआ है, अब मरकज से सारे फैसले हो रहे हैं, डार साहब सारे फैसले कर रहे हैं, तो मसला तो मरकज का है। अगर मरकज में ही इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो दोनों सूबों में तो ऑलरेडी हुकूमत चल रही है आप लोगों की। शेख साहब देखें, फजा बनती है। मैं काउंसलर बना था 2 दफ़ा। जब मेरी उम्र हुई, मैं उम्र का इंतज़ार कर रहा था, अपनी माँ को कहता था कब मैंने काउंसलर की मेरी उम्र होनी है। सो मैं म्यूनिसिपल काउंसलर बना। मेयर का 1 वोट से पहली दफ़ा आ रहा, दूसरी दफ़ा 3 वोटों से आ रहा, और फिर मेरी कौमी असम्बली का वक्त आ गया। ये इनिशियल स्टेज एक मैसेज देगी सारी दुनिया को, सारी दुनिया को कह रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ये अंधे नहीं है जो यहां डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, ये अंधे नहीं है जो सुबह रोज टेक्स्ट करते हैं जनाब अली के इमरान खान ने 20 में से 15 सीटें जीत ली और 9 में से 8 या 7 जीत ली और घर बैठे जीत ली। जख्मी इमरान खान इन 13 पार्टियों को जमान पार्क से सियासी तौर पर खा जाएगा और नेस्तो नाबूद कर देगा, और असम्बलियों के डिसॉल्व होने के बाद जनरल इलेक्शन में 2-3 महीने अगर ये धींगा मुश्ती मार कुटाई कर भी लेते हैं तो फिर ये कुछ और करेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे। शेख साहब, क्या वजह है यही हुकूमती इत्तेहाद, यही हुकूमती लोग आप लोगों को चैलेंज करते थे, खान साहब को खुल्लम खुला चैलेंज करते थे हमारे टॉक शोज में आके कि अगर आपको इतनी जल्दी इलेक्शन चाहिए तो आप असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, लेकिन आपको अब क्या वजह समझ में आती है, बैक ऑफ क्यों कर रहे हैं? कभी कहते थे कि हम जो है वो अदम एतमाद ले आएंगे, असम्बलियां तहलील करने की नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन अभी वो भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है आपको लगती कि बैक ऑफ कर रहे हैं अब? देखें, उनको समझ है, ये तो ज़्यादा मेंबर कह रहे हैं, लेकिन मैं इतने ज़रूर कह सकता हूं कि नून के 6, 7 और 8 मेंबर इनके साथ राब्तों में है। मैं सूबे की सियासत नहीं करता, किसी की गैबत भी नहीं करना चाहता, और अगर किसी की है तो अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ़ कर दे। 7 से या 6 से 9, 8 मेंबर नून के गैर हाजिर होंगे। अगर अबल तो ये अदम एतमाद आ नहीं सकती, सही, और अगर सेशन जारी है, मसला सिर्फ ये है कि ना गवर्नर आज आ सकता है ना अदम एतमाद आ सकता है। एक ही बात हो सकती है कि जनरल इलेक्शन की बात की जाए। जनरल इलेक्शन देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दिन मुझे कहा कि शेख रशीद, जब मैं IGI हल का था तो हम सूबाई उम्मीदवार थे, तो मुखालिफ थे हम ऑफ कोर्स। उसने कहा इंतखाब मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं शेख रशीद। मैंने कहा ये इंतखाब आपकी हुकूमत हिला देंगे। गो मैं उस वक्त सबसे पॉपुलर था और मेरी वजह से ही जलसे कायम दायम होते थे, और हर हल्के पहली दफ़ा मैंने प्राइवेट जहाज़ देखा कि शेख रशीद को लेने आ रहा है जलसे के लिए और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। मैंने कभी देखा ही नहीं था कि इस तरह भी होता है, लेकिन वही हुआ। जब लोग निकल आए तो बड़ी माजरत के साथ फिर असम्बलियाँ टूटी, फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। शेख साहब, साफ शफाफ इलेक्शन की गारंटी कौन देगा? ना तो अब EVM है, इलेक्शन कमीशन वो है जिस पर खान साहब एतबार नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना है कि 2/3 लेकर जाएंगे वो। तो फिर ये किस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर ये 2/3 की भी बात करते हैं और फिर एतमाद भी नहीं है इस सिस्टम पर? शेख साहब देखिए, इस वक्त के जो हालात हैं, जो इमरान खान की इस वक्त सियासी पोजीशन है, आज जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, तो उससे जो गद्दारी करेगा, जो उससे मुनाफकत करेगा, जो उससे रियाकारी करेगा, जो उससे सियासत करेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त के हालात, बेशक इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब की जगह 2 राजा कर लें, जो मर्जी कर लें। इस वक्त लोग वन साइडेड। इस वक्त इलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ डेट की अनाउंसमेंट होगी और जख्मी इमरान खान सियासी चीते के तौर पर इनको चीर फाड़ देगा और इनकी सियासत को दफन कर देगा।
और वो किसी जलसे में ना भी जाए तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये मोमेंटम मैं अपना अक्टूबर तक भी तज्जिया बता रहा रहेगा। हूं। ये आपका कोई इससे तज्जिया इत्तेफाक अक्टूबर करे। के लिए भी सेम तज्जिया है कि अगर इन 2-3 महीनों में इलेक्शंस नहीं होते, अपने टाइम पर होते हैं, तब भी आपका ये तज्जिया है कि जो सियासी चीता है ये चीड़ फाड़ कर देगा अक्टूबर में भी? फिर मुमकिन है हालात और भी ख़राब हो जाए, फिर हालात शायद और ख़राब हो जाए। एक सकत है, अभी कोई भाई दे रहा है, अभी कोई रिश्तेदार हेल्प्स कर रहे हैं, अभी मैं क्या कहूँ, अगर लोगों को समझ आती है तो मेरे अल्फाज की रुकनत से अंदाज़ा लगाएं कि मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि लोगों के हालात इतने ख़राब हैं। वो लफ्ज़ नहीं मेरे मुंह में आ रहा, मेरे ज़हन में आ रहा कि लोग जो हैं वो उस एंड तक पहुँच गए हैं, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार पेशा आदमी, ख़ास तौर पर तनख्वाहदार पेशा आदमी, और लोगों की फैमिलीज पे बड़े बोझ पड़ गए हैं। और जो खुशहाल हैं जिनकी फैमिली में और बाकी गरीब हैं, उस खुशहाल पे तो बहुत ही बोझ पड़ गया है। शेख साहब, ये चीज़ आपको भी समझ में आती है, हमें भी समझ में आती है कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है ये दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस हुकूमत के लिए और मुश्किल होगी, वोट बैंक भी और कमज़ोर होगा। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती है? ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं, जब उनको ये भी पता है कि आज भी करवाएंगे हारेंगे, 8 महीने बाद भी करवाएंगे हारेंगे, तो दिक्कत क्या है फिर? अल्लाह आपका मेरा ख्याल है 31 जनवरी तक, मैं ज़्यादा डेट दे रहा हूँ, 30 दिसंबर तक ही फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन का कौन सा महीना होगा और इलेक्शन के मामलात कैसे होंगे। और आप देखें ना, जिस हुकूमत का ये तासर कायम हो जाए कि ये गैर मकबूल नाअहल हुकूमत है और उसने जाना है, वहाँ कौन लाएगा सर? बाहर से लोग अपने पैसे लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान से अंदर से लोग बाहर पैसे भेज रहे हैं। मैं आपको एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहना चाहता हूँ, बाहर के तो लेके जा ही रहे हैं, यहाँ लोगों को डर पड़ गया, अपने पैसे वो भेज रहे हैं दुबई और कहाँ वो बाहर भेज रहे हैं अपने रिश्तेदारों, अपने वालदैन, अपने भाइयों। बहुत बड़ी पैसे की नकले मकानी हो रही, आ रहे नहीं, जो पाकिस्तान में है वो बाहर जा रहे हैं। खाक इन्होंने हुकूमत करनी है जी, हुकूमत ठुस है। और ये पीटीआई जो इस वक्त बयानिया दे रही है, उसका बयानिया जितना अगर लंबा होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है, ये और जलील और रुस्वा होते जा रहे हैं। इनको आते सारी इलेक्शन करा देने चाहिए थे, आते सारी इलेक्शन करवा देने चाहिए थे। और हम जिस गड़े में फंसे हुए थे ना, ये उससे भी दुगने फंस गए। अब हमारी हालत भी अच्छी नहीं थी, माफ करना, लेकिन वो इमरान खान कहता ना, एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिर रहा था आसमान से और मैं पीछे से इधर हो गया, और आले शरीफ और जरदारी और फजलुर रहमान को छोड़े, वो तो इतने, फजलुर रहमान को भी छोड़े, मसला तो गरक जो पार्टी होगी वो नून लीग है। जो पार्टी तबाह बर्बाद सियासी तौर पर हो जाएगी, वो नेस्तो नाबूद हो जाएगी, वो सिर्फ नून लीग है। बाकी तो अपने अपने कैंपों में मजे कर रहे हैं जी। सिर्फ औरतों और बच्चियों और बेटियों के बारे में तज़हीक वाली जो ज़बान इस्तेमाल करके मैं देखता हूँ ये किस तरह वोट लेने जाएंगे इलाकों में। सही। मैं देखता हूँ कि कौम की बेटी और माएँ फजलुर रहमान पार्टी को कैसे वोट देंगी। जो दीन का लकाब बैठे हैं और नकाब पहने हैं लोग, ये सारे नकाब शिकाब इनके उतार देंगे जो कुछ इन्होंने जुमले कौम की बेटियों और माओं के बारे में इस्तेमाल किए। बिल्कुल सही। शेख साहब, तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि अगर वही कॉन्टिन्यूटी जारी रहती, उसी तरीके से हालात चलते रहते, अदम एतमाद ना आती, जब खान साहब की हुकूमत थी, मुआशी हालात उस वक्त भी ज़ाहिर है ख़राब हो रहे थे, ठीक नहीं थे, तो उसका पीटीआई को नुकसान उठाना पड़ सकता था जो बोझ आज ये पीडीएम की हुकूमत ने उठाया है। तो इसमें तो आप लोग यही समझते होंगे अल्लाह ने जो किया बेहतर किया, एक फैसले नीचे होते हैं, कुछ फैसले ऊपर होते हैं। आप मुझे खफा कराएंगे लोगों से, आप मुझसे, मैं उनको मुंह पे ये कहता हूँ, खान साहब को मैं कहता हूँ यार तेरी कोई नेकी काम आ गई है। मैं तो असेंबली में रोता था, ये सारे लोग मुझे कहते थे ये निरखनामे का वजीर है। आप देखें ना, आप मेरे वजीर साथियों से पूछो, मेरी तो सिर्फ इमरान खान से तल्लक था, बाकी तो मेरा किसी से ना तल्लक था, ना आना जाना, ना लेनी देनी। मेरा जिस बंदे से तल्लक था उसको मैं कहता था असेंबली तोड़। तो फिर वो कई लोग ऐसे हैं जो वजीर रहना चाहते हैं। हर दौर में ऐसे लोग होते हैं, 2-3 लोग जरूर होते हैं जो कहते हैं ये नौकरी ना खत्म हो।
वो कहते थे जी शेख रशीद को आपने वजीर दाखिला बना दिया अकेली वोट पे, ये तो मंडी के रेट लेकर आता है। मैं चिट लेके जाता था कि ये है भाव जनाब, बताएं ये किस तरह होगा 20,000 रुपये में या 18,000 रुपये पे गुजारा। लेकिन सलाम करना चाहिए आपकी दूरंदेशी को, मुबारक दी थी। तो ये हालात आपने भांप लिए थे, तो ये आपका तज्जिया था उस वक्त कि ये जो आज नून लीग को भुगतना पड़ रहा है, ये आपको आप लोगों को भुगतना पड़ना था। सलाम करना चाहिए आपकी दूरंदेशी को शेख साहब। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। आप पूछ ले मेरे साथियों से, ये सब मेरे से खफा थे। मैं तो कहता था जान छुट्टी सो लाखों पाए। बिल्कुल सही, अल्लाह के हर फैसले पे बेहतरी होती है। मैंने आपको भुट्टो का इतना बड़ा डायलॉग आपको बताया है, वोट लेना कोई आसान काम नहीं होता। इस वक्त आसान है पीटीआई के लिए। पीटीआई की टिकट ब्लैक होगी, लेकिन ये एवरी डे इज नॉट संडे। एवरी डे इज नॉट संडे। इस वक्त उनका संडे है। इस वक्त उनका संडे है। अच्छा शेख साहब, जो फैसल वाउडा बात करते हैं तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को लेकर के, खान साहब के आसपास कुछ सांप टाइप लोग हैं, आस्तीन के सांप हैं, जो खान साहब को गलत मशवरे भी देते हैं, गलत गाइड करते हैं, गलत फैसले करवाते हैं, जिसकी वजह से खान साहब को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आप अग्री करते हैं, ज़ाहिर है आप भी पार्टी में रहते हैं, आपकी भी मीटिंग्स होती हैं, आप भी लोगों के फैसलों से आगाह होते हैं, लोगों की सोच से आगाह होते हैं। फैसल वाडा की बातों में कितनी हकीकत है? देखें, एक तो पीटीआई में मैं हूं नहीं और मैं उनका इत्तेहादी हूं, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान कोई बच्चा नहीं है, माफ करना। 13 पार्टियों को उसने घुटने के बल रिंगवा दिया है और नाक की लकीरें निकलवा रहा है। अकेला आदमी है, जख्मी हालत में। उसने लंबा डाला हुआ है, जो मर्जी टीवी लगा ले, जो मर्जी अखबार उठा ले। देखें, मैं क्योंकि मुझे उस बंदे का नाम इस वक्त नहीं आया, कैरल थी यहाँ राइटर की, इंचार्ज थी इस्लामाबाद में, तो मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था। तो हम भी ऐसी खबरें चलवाते थे जो इस मुल्क में एक पैटर्न तय है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मस्कीन होता है, जो ऊपर से एडवाइस आई वो बेचारा या बेचारी बोलनी पड़ती है। तो कैरल ने मुझे कहा कि शेख रशीद, बैड पब्लिसिटी आल्सो इज ए पब्लिसिटी। आज तक मैं उसका ये लफ्ज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसने कहा कि बुरी खबर भी जो होती है वो एक पब्लिसिटी होती है। वही बात होगी ना, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, वही बात होगी ना। तो ना, अल्लाह तेरा भला करे। वो सही हो गया। बाकी मुझे ये कहना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा शेख साहब, मोनिस इलाही ने जो बातें की हैं, बयान की वजाहत होनी चाहिए कि खान साहब के लिए उन्होंने इतना उनको सपोर्ट किया, दरियाओं के रुख मोड़ दिए, और उनके जाने के बाद जो ट्रेंड्स चलाए गए, जो पीटीआई की तरफ से बातें की गई, जो ट्विटर ट्रेंड्स चलाए गए, वो बड़ा गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था पीटीआई को, क्योंकि आउट ऑफ द वे जाके बाजवा साहब ने बहुत सपोर्ट किया। और दूसरी बात ये कि आप भी यही समझते थे जब मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही साहब ने फैसला किया खान साहब का साथ देने का, कि आपको भी लगता था कि वाकई ज़मीर की आवाज़ पर आए हैं, या आपको ये पता था कि कहीं से कॉल आई है तो ये इधर मुड़े हैं? ज़मीर को बाकी बलोच के साथ गोली लगी थी जब मैं छोटा था। ये बड़ा तारीखी केस है, साफ़ी था, और एक आपके शहर में ये निकालिएगा हिस्ट्री और मुझे बताइएगा, बाकी बलोच मरा था या ज़मीर मरा था? दोनों में से एक ज़रूर मरा था। लाहौर में एक कातलाना हमला हुआ था मलक अमीर मोहम्मद ख़ान के दौर में। लाहौर के बाद वाक़यात में मैं शेयर होल्डर हूँ, इवन जब ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद का भी शहादत हुई। सर जी, इस मुल्क में, पाकिस्तान में सबसे मजबूत रिश्ता जो है वो इक़्तिदार और मुफाद का है। मैं बच्चों की सियासत नहीं करता बिला वजह। फौज के बारे में और अदलिया के बारे में तो मैं बात ही नहीं करता। मैं नंबर 1 से दोस्ती रखता हूं और नंबर 1 से दुश्मनी रखता हूं। मैं नीचे लाइन में नहीं कभी गया। अगर मैं मुखालफत करूंगा, सवाए बिल्लो रानी के साथ थोड़ी बहुत हंसी खेल कर ले, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए, है जी, मुझे नहीं करनी चाहिए। उससे शिकवे भी आते हैं इधर उधर से, उसके दोस्त कहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं,
कि मेरा बड़ा घिसा पिटा जुमला है कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट दी पैसेंजर्स, Yes. यू हैव टू रीच राइट टाइम। Yes. ये छुड़ी हुई बातें हैं, ये छुट गई हुई है ट्रेन। ऐसी फजूल कौमों का टाइम जाया करते हैं आप लोग। 4 दिन से आपकी सुई फंसी हुई है कि वो ये था। लेट दी पीपल डिसाइड। जो इस कौम को बेवकूफ समझता है उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है। अब मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझसे ज्यादा आगे निकल गई है, वो ज्यादा तेज है। वो मेरे कपड़ों से अंदाजा कर रही है। आज ब्लू या ब्लैक सूट पहनता हूं, कहते आज किन्हों इंटरव्यू देने जा रहे हो। मैं घर से ब्लू और ब्लैक सूट पहनूं तो वो चाय वाला खोखे वाला कहता है आज केड़े चैनल दे आ रहे हो। या रंगों से भी एक आम फहम का आदमी अंदाजा लगाता है कि आज इसने तेज रंग पहने हैं, टीवी पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सही है। वैसे बिलावल ने कभी आपकी बातों का गुस्सा तो नहीं मनाया, गुस्सा तो नहीं किया, बुरा तो नहीं मनाया कभी बिलावल ने? कभी एक आधी दफा टीवी पे किया था, एक आधी दफा टीवी पे किया था, फिर मैंने उसको पैगाम पहुंचाया। अच्छा, ठीक हो गया अगले दिन कि ये प्यार मोहब्बत है। पैगाम क्या पहुंचाया कि प्यार मोहब्बत में है? जाओ माफ किया। मैंने कहा जाओ माफ किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ थे। वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। सऊदी अरब उधार दिए गए $3 अरब अभी पाकिस्तान से वापस नहीं मांगेगा और इससे वेंटिलेटर पर पड़ी पाकिस्तानी मईशत को कुछ सांसें और मिल जाएंगी, मगर इसके बावजूद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टलता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मुल्की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड कमी देखने में आ रही है। रही सही कसर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, इससे पूरी हो रही है, जबकि IMF का वफ्द भी पाकिस्तान आने में देर कर रहा है। मुल्की मईशत को लेकर कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। फिच, मूडीज़ और दीगर आलमी इक़्तिसादी इदारे हमारी मईशत की जो रेटिंग है उसको कम कर रहे हैं। आए रोज़ मौशी माहिरीन ये ख़दशात ज़ाहिर करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। तहरीक इंसाफ भी ये बयानिया बना रही है। सिर्फ यही नहीं, मौजूदा हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी अपनी ही हुकूमत पर एतराज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और मौजूदा मुल्की मईशत की रफ्तार और हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है वो अपने ही साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना से पिछले 7 महीनों का हिसाब और जवाब मांग रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $7 अरब की सतह तक नीचे गिर गए हैं और आइंदा साल जून में पाकिस्तान ने कर्ज़ की अदायगियाँ भी करनी हैं और अगर IMF से कर्ज़े की किस्त नहीं मिलती तो हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ये कह रहे हैं कि अगर IMF नहीं भी देता उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो मुतमईन है कि ना तो हम डिफ़ॉल्ट करेंगे और ना ही मईशत इस हद तक नीचे गिरेगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना का इत्मीनान उस वक्त भी हमें नज़र आया जब वो ये कहते हुए नज़र आए कि IMF की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, हम खुद ही अरेंज कर लेंगे। नाज़रीन, IMF कर्ज़ के अलावा एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जिसके बगैर जो है वो आपके जो हमसाया मुल्क हैं वो भी कर्ज़े नहीं देते, या देते हैं तो ठीक ठाक इस पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो सवाल ये है कि मोहतरम वज़ीर ख़जाना के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाने से IMF के बगैर ही सारे बंदोबस्त हो जाएंगे। पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ पर अगर हम नज़र डालें तो स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है, जो ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सारे मौशी मसाइल और अलार्मिंग फिगर्स होने के बावजूद हुकूमती जो है वो लोग जो हैं वो मुतमईन हैं। हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस पर IMF से लड़ने का इरादा तो रखती है लेकिन कीमतें बढ़ाना भी नहीं चाहती है, जो जायज़ बात है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस पहले ही महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह बने हुए हैं। फिर ऐसे में क्या IMF मान जाएगा? और फिर ऐसे में जब डार साहब कह रहे हैं कि उन्हें आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है IMF की। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशूआत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, IMF जिस पर हम इतना डिपेंड करने लगे हैं कि IMF की पॉलिसीज़ आएंगी तो पता चलेगा किसको सब्सिडी देनी है नहीं देनी है, महंगाई होनी है नहीं होनी, सब कुछ डिपेंड करता है ना। इवन कि आपका बजट भी वहाँ की पॉलिसीज़ के बगैर बन नहीं सकता। ऐसे में डार साहब का ये कहना कि आई डोंट केयर, वो देते हैं ठीक है, वफ्द आता है ठीक है, नहीं तो हम खुद अरेंज कर लेंगे, क्या ये इतना आसान है जितना आसान करके बताया है डार साहब ने?
शादिया, दो चीज़ें हैं। एक तो IMF का आपने जिक्र किया, लेकिन आपने डिफ़ॉल्ट का और दिवालियापन का बार बार अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कुछ वजाहत करना ज़रूरी है, बेशतर इससे कि मैं IMF के ऊपर आऊँ। देखिए, डिफ़ॉल्ट मुल्क उस वक्त करता है जब वो अपने किसी कमर्शियल डेट की या बॉन्ड की पेमेंट ना कर पाए। पाकिस्तान में कैटेगोरिकली ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में जाने का अभी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, और उसकी वजह ये है कि हमारे ऊपर जो टोटल बैरूनी कर्जा जात हैं वो तकरीबन 130 या 135 अरब डॉलर के हैं, और उसमें से सिर्फ 9 बिलियन डॉलर के कर्जा जात ऐसे हैं जो हमने बॉन्ड्स की शक्ल में ले रखे हैं। एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है दिसंबर की 5 तारीख को, और उसकी मुकम्मल पेमेंट जो है वो हुकूमत मुख्तस कर चुकी है। उसमें किसी किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट मतवक्के नहीं है। वो पेमेंट फुल हो जाएगी, प्रिंसिपल की भी और इंटरेस्ट की भी। उसके बाद सन 2023 के अंदर जो कैलेंडर ईयर है, कोई भी पाकिस्तान का बॉन्ड जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा। तो अगर बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कोई डिफ़ॉल्ट भी होने वाला नहीं है। जो नेक्स्ट पेमेंट ड्यू हो रही है बॉन्ड की मद में, वो 15 अप्रैल सन 2024 को नेक्स्ट बॉन्ड जो है वो मैच्योर होगा $1 बिलियन का। तो ये तो पक्की बात है कि अगले 16 महीने बॉन्ड्स के हवाले से किसी किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट होने नहीं चला। ये बात तय कर लें। जो मल्टीलैटरल होते हैं, यानी कि IMF से कर्जा आता है, जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा आता है, उनमें डिफ़ॉल्ट नहीं होता। वो यूजुअली जिसको हम कहते हैं रीस्केड्यूलिंग, यानी कि उसकी एक तारीख का तयन कर लिया जाता है। तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं होता, डिफ़ॉल्ट सिर्फ बॉन्ड की शक्ल में होता है। और बॉन्ड जो है वो मैंने जैसे कहा कि 2024 से पहले पाकिस्तान का कोई बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, तो डिफ़ॉल्ट नहीं होने चला। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता सकता हूँ। अब आ जाइए IMF के ऊपर, बहुत ही सीरियस इशू है। नहीं, अब जरा इसी पे डिफ़ॉल्ट पे बात कर लेते हैं ना। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई भी है, आम आदमी की ज़िंदगी ज़ाहिर मुश्किल हुई है। जब हमें PTI फिगर्स बताती है वो कुछ और होते हैं, हुकूमत फिगर्स बताती है कुछ और होते हैं, तो इसका मतलब ये कि जो तहरीक इंसाफ ने एक डिफ़ॉल्ट को लेकर बयानिया बनाया हुआ था, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की किताबों में है या उनके फिगर्स में है या उनके नंबर्स में है। रियलिटी में ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्लियर कर दें कि बनाया हुआ बयानिया है डिफ़ॉल्ट का, इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखिए, वो उनका सियासी बयानिया है। मैं आपके सामने हक़ाइक़ रख रहा हूँ जो हुकूमती किताबों में, जो स्टेट बैंक की किताबों में, जो IMF की किताबों में जो पक्के हक़ाइक़ कर दिए गए हैं कि जो बॉन्ड्स हैं वो तकरीबन 9 बिलियन डॉलर के हैं। उनमें से जो दिसंबर की 5 तारीख को मैंने आपको बताया, उसकी पेमेंट मुकम्मल कर दी जाएगी। मेरी इतलात के मुताबिक मुकम्मल मुख्तस अमाउंट कर दी गई है, वहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जो हकीकत है वो ये है कि 2023 का पूरा साल जो है, कैलेंडर ईयर जिसको हम कहते हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा। तो अगर बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा तो फिर दिवालिया या डिफ़ॉल्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसी सूरत में जब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को दिए गए $3 अरब की अदायगी में उन्होंने मजीद एक्सटेंशन दे दी है ना, तौसीह कर दी है, तो ये सिचुएशन तो ज़ाहिर डिफ़ॉल्ट वाली तो नहीं है। जी, जो आप जिस $3 बिलियन की बात कर रही हैं वो बाइलैटरल डेट है, वो कमर्शियल डेट नहीं है, यानी कि वो हमें किसी दूसरे मुल्क ने दे रखा है। बाइलैटरल डेट में यूजुअली डिफ़ॉल्ट नहीं होता, वहाँ पे भी रीस्केड्यूलिंग होती है, जो हमने देखा कि अभी पाकिस्तान के मामले में हुई है। ये $3 अरब जो है ये पुराना कर्जा है, ये हमने वापस करना था, और इस कर्जे की वापसी की तारीख के अंदर तौसीह कर दी गई है, जिसको हम रोल ओवर कहते हैं या रीस्केड्यूलिंग कहते हैं। तो बॉन्ड जैसे मैंने कहा उसमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट का खतरा होता है। तो 2023 में पाकिस्तान का कोई बॉन्ड जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा, तो डिफ़ॉल्ट ये क्लियर कर। ठीक हो। अब जरा IMF पे आ जाएं कि IMF के मामला कितने गंभीर हैं या इतने आसान है जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं। IMF का मामला बहुत ही संगीन है। IMF का मामला बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे मौक़िफ़ यह है कि इस वक्त हमारे पास IMF के अलावा और कोई कश्ती ऐसी नहीं है जो इस तूफान में हमें डूबने से बचाएगी। जितने भी ममालिक हैं, हमने पहले भी देखा कि चाइना भी ये कहता है कि अगर मेरी मदद आपको चाहिए तो पहले आप IMF की जो सर्टिफिकेशन है वो लेके आएं।
सऊदी अरेबिया ने भी पिछले साल इसी चीज़ का इजहार किया कि पहले आपको IMF की शराइत पूरी करनी होंगी, पहले आपको IMF का हिस्सा बनना होगा, उसके बाद आप। तो ये डार साहब फिर इतने इजी क्यों हैं? वो इतना इजी फील क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो मेरा ज़ाती तज्जिया है IMF और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान, मुझे लगता है कि ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं। जो IMF की शराइत के ऊपर हमने साइन किए थे, मिफ्ता इस्माइल साहब साइन करके गए थे, उससे पहले शौकत तरीन साहब ने साइन किए थे। IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, जो शराइत हैं, वो बदली नहीं है, वो प्रोग्राम का हिस्सा है। मैंने ये देखा है कि पिछले 2.5-3 सालों में जब भी एक नया वज़ीर ख़जाना आता है तो वो एक, आप समझिए कि नए किस्म के नारे बुलंद करता है। उसके नारों के नतीजे में IMF का जो प्रोग्राम है वो ख़तरे में पड़ जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है, और फिर कई या कुछ महीने गुजरने के बाद हमें वापस उसी प्रोग्राम में जाना पड़ता है और मजीद नुकसान उठाने के बाद अभी IMF वैसे ऐसी क्या उनकी कंडीशंस हैं? क्योंकि अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है ना। अवाम तो उसी तरह महंगाई की चक्की में भी पिस रहे हैं, ज़िंदगी उनके आम आदमी के लिए तो आसान नहीं है। तो ऐसी IMF की कौन सी कंडीशंस हैं जिससे मौजूदा हुकूमत या डार साहब जो है ये मानने से इनकारी हैं? 3 या 4 हैं, ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने के बगैर। पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो आमदन और आपके जो हुकूमती अखराजात हैं उनमें जो फ़र्क आ रहा है, वो जो वायदा किया था उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 855 अरब रुपए का डिफरेंस आ रहा है, और IMF ये कह रही है कि उस 855 बिलियन रुपीस को जो फ़र्क आ रहा है उसको आपने किस तरह पूरा करना है, हमें कोई तजवीज़ दी जाए। जो आसान तरीन तजवीज़ है वो ये है कि मज़ीद टैक्स लगाए जाएँ पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, जो हुकूमत के लिए आसान तरीन तरीका होता है वसूल करने का, हुकूमत शायद वो करने के लिए तैयार नहीं है। IMF ये कह रही है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने जो सब्सिडी का ऐलान किया है पाकिस्तान की एक्सपोर्टर्स के लिए, जो 19 रुपये और 99 पैसे का शायद ऐलान किया था, वो हुकूमत उसमें नुकसान उठा रही है, क्योंकि हुकूमत की अपनी जो कॉस्ट है बिजली की वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये सब्सिडी हुकूमत को जस्टिफाई करनी होगी कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। जो यूरिया के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है उसके ऊपर भी IMF का तकाजा ये है कि वो बताएं कि वो जो सब्सिडी दी जाएगी उसकी रकूम कहाँ से आएंगी। फिर उन्होंने एक इजाफी ऑडिट का दरख्वास्त की है, ये शर्त लगाई है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो हुकूमती इदारे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका एक स्पेशल ऑडिट किया जाए। उसका हमारे जो ऑडिटर जनरल हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। तो ये 3 या 4 बड़े डिफरेंसेस हैं IMF और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये जो आमदनी और अखराजात वाला मामला है, क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमती जो अखराजात हैं वो इस मद में ज़्यादा पैसे निकल रहे हैं, सूद की अदायगियों में बहुत पैसे जा रहे हैं, कर्ज़ की अदायगियों में पैसे जा रहे हैं? एक तो आवाम को इस वजह से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या ये जो डेफिसिट है, जो फ़र्क है, ये इस वजह से ज़्यादा बढ़ा है कि आपके पैसों का ज़्यादा हिस्सा जाई कर्ज़ों की और सूद की अदायगी में जा रहा है? जी, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सैलाब के नतीजे में हुकूमत के अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं। IMF का कहना ये है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं अगर उसको आप साबित करके दिखाएं, हमारे सामने रिपोर्ट्स पेश करें कि हुकूमत के अखराजात बढ़ने की वजह क्या सैलाब के ऊपर इजाफी रकूम खर्च हैं या नहीं, वहाँ पे मुझे महसूस ये हो रहा है कि एतमाद का कोई फुकदान है IMF और हुकूमत पाकिस्तान या वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप देखें ना, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी सुकड़ता जा रहा है। जितनी भी बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से बोरिंग है वो सारी हुकूमत करती जा रही है। और फिर आप अपना वो शरह सूद देखें, इंडिया में कितना कम है, 5% इंडिया में है, बांग्लादेश में 5.75 है, पाकिस्तान में 16%। प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है ना, जो पैसे हैं वो सारा हुकूमत ले जाती है। अगर प्राइवेट सेक्टर ने उठाना भी है तो वो इतने ज़्यादा शरह सूद पे कैसे उठा सकता है? जी, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात पिछले कई सालों से ये डिफरेंस जो है वो चल रहा है। दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बहुत ही तेजी से जो शरह सूद है उसको बढ़ाया है,
इस कोशिश में कि वो महंगाई को कंट्रोल कर पाए। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने कोई मुख्तलिफ काम नहीं किया, उसने भी वही काम किया है जो बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक जो हैं वो कर रहे हैं। और एक नतीजा उसका अभी हमें लेटेस्ट जो अदाद शुमार आए हैं उसमें नजर आता है कि स्टेट बैंक ने अगर बड़ी तेजी से सूद की शरह बढ़ाई है तो उसके नतीजे में कोई 2.5-3% जो महंगाई की शरह थी वो कम जरूर हुई है। तो शरह सूद बढ़ाने की जो बात है वो दुनिया भर में चल रही है। पाकिस्तान कोई अलग से काम नहीं कर रहा जो कि बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक ना कर रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ा रौला तो हमारे यहाँ यही रहता है कि मुल्क से डॉलर चला जाता है जब आपने इंपोर्ट करनी है, लेकिन आता नहीं है। ज़ाहिर है आपकी एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो डॉलर कैसे आएगा? तो जब बिजली इतनी महंगी होगी, सनतें आपकी काम नहीं करेंगी, महंगाई इतनी होगी, आप रिलीफ नहीं देंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ को, तो आपका डॉलर कैसे आएगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी? फिर जो एक हम डेफिसिट की बात करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, वो तो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में हुकूमत भी तो फंस जाती है ना। अगर IMF की मानते हैं बिजली आपको महंगी करनी पड़ती है, बिजली महंगी करेंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी, आपका एक सनतकार क्या जो है वो करेगा? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि IMF ने आज तक कभी भी किसी मुल्क के ऊपर ये शर्त नहीं लगाई कि आप अपनी बिजली का रेट बढ़ा दें। पाकिस्तान के ऊपर भी कोई ऐसी शर्त नहीं। IMF ये कहता है कि आपने पिछले साल बिजली के शोबे के अंदर कोई 528 अरब रुपए का नुकसान किया है, जिसमें बिजली की चोरी है, जिसमें महंगी बिजली है। IMF ये कहता है कि आपको जो कॉस्ट कर रही है बिजली आप उतनी ही चार्ज करें। अब अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है चोरी रोकने में, अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है वो बिजली की जो जिस कीमत पे वो बिजली ले रही है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से, तो फिर हुकूमत मजबूर हो जाती है बिजली के रेट बढ़ाने। मैं कई ऐसे एग्रीमेंट खुद से पढ़ चुका हूँ IMF और दूसरे ममालिक के दरमियान। IMF ये नहीं कहती एक्सप्लिसिटली आपको कि आप अपना रेट बढ़ाएं। ये हुकूमत की कमजोरी है। जब हुकूमत चोरी रोकने से कामयाब नहीं होती, उसमें कामयाब तो उस वक्त उनको मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ते हैं। जिस तरफ आपने इशारा किया है उसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं करेंसी क्राइसिस, यानी कि उसका फुकदान। ये दूसरा बहुत ही सीरियस चैलेंज है हुकूमत के लिए कि हुकूमत के खजाने में डॉलर्स खत्म होते चले जा रहे हैं। और ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसका इंपोर्ट्स के ऊपर, दरामदात के ऊपर बेतहाशा इन्हिसार है, यानी कि हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, डीजल इंपोर्ट होता है, कोयला इंपोर्ट होता है, LNG इंपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स चाहिए और डॉलर्स हमारे पास बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। करेंसी क्राइसिस जो है ये बहुत ही खतरनाक किस्म का क्राइसिस साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ थे। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक हमें दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।